नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के मुँह से सुना होगा, मैक्सिमम सरकारी कर्मचारियों के मुँह से सुना होगा, अरे मेरे पीएफ में बहुत पैसा है, अरे पीएफ तोड़वा के तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा, मकान बनवा दूंगा। ठीक है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी बात करते हैं पीएफ और ईपीएफ के बारे में। दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड एंड ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, ये एक तरह का फंड होता है। अगर फंड है तो इसका मतलब है कि इसमें पैसा जमा होता है, और ये पैसा मिलता कब है? या तो जॉब छोड़ने पर या तो रिटायरमेंट होने के बाद। ठीक है, अभी इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सवाल ये उठता है कि भैया अगर ये फंड है, इस फंड को मेंटेन कौन करता है? इस फंड को मेंटेन करती है एक ऐसी संस्था जिसका जन्म 1952 में हुआ था। 1952 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सरकारी संस्था है जो कि इस पूरे के पूरे ईपीएफ को मेंटेन करके चलती है, ईपीएफ के फंड को मेंटेन करती है। ठीक है, और याद रखिएगा, इसको लीड कौन करता है, इसको चेयर कौन करता है, इसका वैनगार्ड कौन होता है? इसका वैनगार्ड होता है यूनियन लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कंपनी अपने कर्मचारियों को, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ईपीएफ प्रोवाइड करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में हर चीज़ का लूप होल्स ढूंढ लिया जाता है। नियम जो है मैं आपको वो बताता हूँ, जो कहते हैं ना ऑन पेपर पे नियम है, वो ये है कि अगर किसी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है, ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कंपनी अपने कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ईपीएफओ स्कीम के तहत क्या करे? रजिस्टर करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसीलिए 20 से अधिक एम्प्लॉयज़ रखते ही नहीं हैं। ठीक है, अलग अलग ऑफिस चलाते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से ऑफिस रजिस्टर कराते हैं, और ताकि ईपीएफओ का पैसा ना देना पड़े अपने एम्प्लॉयज़ को। और याद रखिएगा, ये जो ईपीएफओ का पैसा होता है, इसमें से कुछ परसेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है और कुछ परसेंट एम्प्लॉयर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय काम करता है, वो एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में सबमिट करता है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है ना कि व्हाट परसेंटेज इस पीएफ क्रेडिट, मतलब कितना पैसा पीएफ में क्रेडिट होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 12-12 याद रखिएगा, 12-12। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, 15,000 की मेरी सैलरी है। ठीक है, 15,000 का 12% कट कर मेरे पीएफ अकाउंट में जाएगा, और उतना ही परसेंट, मतलब 12% 15,000 का मेरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा हूँ, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, वो मेरे ईपीएफ अकाउंट में डालेगी। मतलब 12 + 12 कितना हो गया? 24% मेरी सैलरी का। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, 15,000 का 12% मेरे अकाउंट से कट के गया, मेरी सैलरी से कट कर मेरे अकाउंट में, ईपीएफ अकाउंट में गया, और उतना ही 12% 15,000 का मेरी कंपनी ने, एम्प्लॉयर्स ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे पीएफ अकाउंट में डाला। मतलब अगर मैं मोटा मोटा हिसाब किताब लगाऊं तो 24% मेरी सैलरी का, मतलब 15,000 की सैलरी का मेरे अकाउंट में जाएगा एज अ पीएफ के तौर पे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा जो 12% कटेगा एज अ एम्प्लॉय का, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, मेरा जो 12% कटेगा वो मेरे सीधे ईपीएफ अकाउंट में जाएगा। मगर कंपनी जो 12% मेरी सैलरी का डालेगी ना, उनमें से 3.67%, मतलब 3.67% कहाँ पर जाएगा? ईपीएफ में जाएगा, और 8.33% कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा। याद रखिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके अकाउंट में डालेगी आपकी सैलरी का 12%, उसमें से 3.67% आपके ईपीएफ में जाएगा, और 8.33% आपके ईपीएस में जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कभी मत सोचिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो 12% डालेगी आपकी सैलरी का, वो पूरा का पूरा आपके ईपीएफ में चला जाएगा। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है पता है? पीएफ का टैक्स
नहीं पे करना पड़ता है यार। मतलब अगर तुम मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और अच्छी खासी सैलरी पर हो, तो तुम्हारी रिटायरमेंट तक तो भैया करोड़पति लोग हो जाते हैं, उनके पीएफ में इतना पैसा होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उनके पीएफ में जितना भी पैसा हो, अगर उस पैसे को वो विड्रॉ करना चाहते हैं, करोड़ों रुपए भी हो, तो सरकार को उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। एंड सेकंड सबसे अच्छी चीज़ कि पीएफ पे सरकार आपको इंटरेस्ट भी देती है। और किसी भी स्कीम से ज़्यादा भारत में जितनी भी स्कीमें चलती हैं आप उठा कर देख लेना, और पीएफ में जितना आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको कंपेयर कर देख लेना, पीएफ हमेशा ज़्यादा रहता है। अभी तो कोविड है तो मैं मान सकता हूँ थोड़ा कम है, 8%, यूजुअली 8% या उससे ज़्यादा आपको मिलता है पीएफ पे। तो भैया एक तरफ आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, दूसरी तरफ आपको 8% या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपके पीएफ में अच्छे खासे पैसे हैं तो सोच लीजिए कि 8% कितना होगा। तो ये दूसरा फ़ायदा है पीएफ का। और इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कंपनी वाले हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को, बेचारे गरीबों को, पीएफ का जो फ़ायदा है वो होने नहीं देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पीएफ का बेनिफिट क्या है। पहला तो मैंने आपको बेनिफिट बता ही दिया, टैक्स फ्री, किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों कि फ्री इंश्योरेंस। अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है, अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, बट ऑब्वियस है तो होंगे ही, तो आप एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। आपको 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल सकता है आपके पीएफ अकाउंट के ऊपर। 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। एंड पॉइंट नंबर 3, यूएनए नंबर। अब हर पीएफ अकाउंट वाले के पास एक यूएनए नंबर होता है। मान लीजिए कल को वो किसी जॉब को बदलता है तो उसकी जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मैं आज एक कंपनी में काम कर रहा हूँ ए, वहाँ पे उन्होंने मेरा ईपीएफ अकाउंट खुलवाया, कल को मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया तो अब सेकंड कंपनी मेरा अलग ईपीएफ अकाउंट खुलवाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एम्प्लॉय का अपना एक यूएनए नंबर होता है, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब सवाल जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, ईपीएफ मतलब जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है इज़ द पोर्शन ऑफ योर शेयर डोनेशन दैट यू कैन विड्रॉ कम्प्लीटली ईदर ड्यूरिंग द जॉब और आफ्टर द जॉब। मतलब जो ईपीएफ का पैसा है वो आप अपनी जॉब के दौरान भी निकाल सकते हैं और जॉब के बाद भी निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ईपीएस का अमाउंट जो होता है, ठीक है, वो ईपीएस अमाउंट इज़ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय। वो आपकी पेंशन होती है, वो तब तक आप नहीं निकाल सकते। इफ़ द एम्प्लॉय हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ हिज जॉब ही कैन विड्रॉ द अमाउंट ऑफ हिज ईपीएफ बट कैन नॉट विड्रॉ द पेंशन अमाउंट। भैया सिंपल सा लॉजिक है, पेंशन आपको तभी मिलेगी ना जब आप रिटायरमेंट ले लोगे। तो ईपीएफ का पैसा आप 10 साल के बाद निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने 10 साल जॉब कर ली तो आप ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हो, मगर ईपीएस का पैसा जो है, जो 8.33% कंपनी आपके अकाउंट में जमा कर रही है, ईपीएफ अकाउंट में जमा कर रही है, वो आप एज अ पेंशन के तौर पर आफ्टर रिटायरमेंट ही निकाल सकते हो। वो 10 साल 20 साल नौकरी करने के बाद नहीं निकाल सकते। पीएफ का पैसा 10 साल की नौकरी के बाद आप निकाल सकते हो। 58 साल की उम्र के बाद ही आप ईपीएस का पैसा निकाल सकते हो, बिकॉज यूजुअली इंडिया में 58 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है। और ये जो ईपीएस का पैसा होता है वो मंथली पेंशन के तौर पर आपको आता है, वो एक मंथली पेंशन के तौर पर आपको आता है। अब एक सवाल है, मान लीजिए कि मुझे पीएफ का पैसा निकालना है तो किन किन कंडीशंस पे मैं एलिजिबल हूँ अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए। पहला, मान लीजिए कि आपने कोई जॉब छोड़ दी, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं आपने जॉब छोड़ दी और 2 महीने तक आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको कहीं जॉब नहीं मिली, देन आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है। ठीक है। अभी कोविड में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब गई और पता नहीं है वो जॉब कब मिलेगी, तो अगर उनका पीएफ का अकाउंट है तो वो अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको जॉब के दौरान अपने पीएफ का पैसा निकालना है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप 5 साल जॉब कर चुके हों और सिर्फ 90% पैसा ही
आप विड्रॉ कर सकते हैं। 10% पैसा आपको अपने पीएफ का उसमें उस अकाउंट में छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर जॉब के दौरान आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो कम से कम आप 5 साल जॉब कर चुके हों, पहली कंडीशन ये बैठती है। दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ 90% पैसा ही आप विड्रॉ कर सकते हो, 10% पैसा आपको पीएफ के अकाउंट में छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, आपको जब जॉब के दौरान आप पीएफ निकाल रहे हो तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा। विदाउट एनी रीज़न आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते ड्यूरिंग द जॉब। एंड ड्यूरिंग द जॉब यू कैन विड्रॉ पीएफ मनी फॉर बाइंग अ हाउस एंड अ वेडिंग। आप शादी के लिए अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, घर मकान खरीदने के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ना वैलिड रीज़न बताना होगा दैट व्हाई डू यू वांट टू विड्रॉ द मनी ऑफ द पीएफ ड्यूरिंग योर जॉब। इट इज़ मैंडेटरी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पीएफ होता क्या है, ईपीएफ क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो आपके ईपीएफ अकाउंट पर डालती है उसमें भी सब पार्ट होते हैं, कब आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कितना % ऐड होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।